नमस्ते बच्चों। तो आज हम बात कर रहे होंगे फोर्स ऑफ बायनेंसी की, ठीक है, एंड द फेमस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कैसे करते हैं, क्या कंडीशंस हैं, वो कब सिंक हो जाते हैं। ओके, तो मोस्टली हमारा डिस्कशन इसी पर रहेगा और उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्लोटिंग या सिंकिंग कंडीशंस को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स का। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, एंड तो इसे ध्यान से अपन कवर करेंगे। और उसके बाद एक बात मैं बता दूं आपको कि जो भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो एकदम रेगुलर क्लासेस का हिस्सा है। ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे लेक्चर अपलोड किया जा रहा है आप ये सुनिश्चित करिए कि आप उसी दिन देख रहे हैं उन लेक्चर्स को। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं एंड होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ से थोड़ा भी ढीला ढालापन हो गया अगर, तो फिर वो चैप्टर का चैप्टर आपका खराब हो जाएगा एंड यू विल रिग्रेट। ओके, सो वो सिचुएशन ना आने दें, कमान सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बेसिक एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज एक कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई भी लिक्विड फिल्ड अप है। आप वाटर ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड ले लीजिए। ठीक है, कंटेनर इक्विलिब्रियम में। ओके, सो कंटेनर इज इन इक्विलिब्रियम। अब जब कंटेनर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब लिक्विड का हर छोटा पार्ट किस में होगा? इक्विलिब्रियम में। सही बात है। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप का लिक्विड एलिमेंट उठा लेते हैं। समझ रहे हैं, ये भी लिक्विड ही है, बस हमने इसे स्टडी के लिए बाहर निकाल लिया, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में करते थे। तो फिलहाल ये हमारे लिए सिस्टम का काम कर रहा है, ये भी सेम लिक्विड है। ठीक है बच्चों, अब इस एलिमेंट को क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस एलिमेंट को मैंने निकाल लिया बाहर। तो देखिए क्या दिखेगा मुझे। तो आई टुक दिस एलिमेंट आउट। ओके, नाउ ये जो नेबरिंग लिक्विड है, उसके आसपास का जो लिक्विड है, वो प्रेशर की वजह से इसे क्या कर रहा होगा? पुश कर रहा होगा। यस, मैं बाहर के लिक्विड की बात कर रहा हूं। तो बाहर का लिक्विड इसे पुश कर रहा होगा, तो ढेर सारे छोटे छोटे फोर्सेस आ रहे होंगे यहाँ पे। एंड रिमेंबर, प्रेशर जो है वो हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है। सो दिस थिंग यू ऑलरेडी नो। सो forces will be coming from all parts at all possible orientations. You can check. So मैंने ये जो एरोज बनाया हुआ है, ये क्या एरोज क्या है? ये छोटे छोटे फोर्सेस है जो कि नेबरिंग लिक्विड, बाहर का जो लिक्विड है वो इस एलिमेंट पे एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी लोकेशन का अगर प्रेशर P है, किसी भी लोकेशन का अगर प्रेशर P है और वहां मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया dA। ठीक है, प्रेशर P, एरिया dA, तो इस छोटे से एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा dF, वो सिंपली क्या आएगा आपका PdA। I want to put arrow over here. Okay, now if I want to find the net force exerting on this, what will I do? I will integrate this. Yes, so I'll get F net on this element. ठीक है, is nothing but integral of PdA। ठीक है, over the element, and what is this F net? This F net is basically is the net force exerted by surrounding liquid on the liquid element। तो ये अपना लिक्विड एलिमेंट है, ओके, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो इस लिक्विड एलिमेंट पर सराउंडिंग लिक्विड जो नेट फोर्स लगा रहा है वो मैंने एफ नेट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है भाई, अब सराउंडिंग एलिमेंट या फिर जो लिक्विड एलिमेंट है उस पर सराउंडिंग लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है, उसके साथ साथ इस पर क्या और लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यस, अर्थ इसे नीचे की तरफ खींच रही है। बाकी हमने सारे एक्सटर्नल फोर्सेस कवर कर लिए हैं, तो इस पर लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके गाइस, सो अभी मैं इसका वापस से
एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी दिखाऊंगा. सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी व्हाट, मास ऑफ लिक्विड एलिमेंट, okay, into g, or you can also say this is the weight of liquid element. Well, and दूसरा फोर्स जो है वो क्या है, F net. Yes, and this element is in equilibrium. तो एक बॉडी पे दो ही फोर्स लग रहा है. यस, और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, एंड वन ऑफ द फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड. दैट्स व्हाई द second force, which is F net, must be vertically upward, and this liquid element is in equilibrium, yes or no? So this F net is equal to what? This F net is equal to weight of liquid element. Okay, so this is very important conclusion I have made from here. Okay, so from the basic logical reasoning हम यहाँ तक पहुँच गए कि कोई भी लिक्विड जो कि इक्विलिब्रियम में है उसको अपने किसी भी एलिमेंट पर बचा हुआ लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा होता है, एग्जैक्टली उस एलिमेंट के वेट के इक्वल फोर्स लगा रहा होता है. इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, एंड दिस वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस शेप, एंड इफ आई कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, यस, देन ये शेप पर डिपेंड नहीं करेगा. इसका आप स्फीयर बना लो या कोई और शेप बना दो, वॉल्यूम उतना ही रखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास हो जाएगा, इनटू जी, यानी वेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. यस, अब मेरे साथ रहिए यहाँ पे और अपन आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ी देर के लिए विजुअलाइज करिए. आप एक काम करेंगे, इसका पहले नोट कर लेंगे इसे, ठीक है, पॉज करके. तो अब एक काम करिए, सोचिए कि ये लिक्विड एलिमेंट ना होके क्या है, एक सॉलिड एलिमेंट है. ठीक है, ये एक सॉलिड बॉडी है जो इस लिक्विड के अंदर है. अब नेबरिंग लिक्विड को क्या पता कि ये क्या है, वो तो अभी सी सरफेस प्रोफाइल पे वैसे ही फोर्स लगा रहा होगा जैसे पहले लगा रहा था. यस और नो? तो ये सॉलिड बॉडी भी अगर मैं यहाँ पे ले लूं, ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग दिस सॉलिड बॉडी, दिस एग्जैक्टली फिटिंग इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. इस सॉलिड बॉडी के ऊपर भी क्या लग रहा होगा बच्चों, दिस F net. And what is this F net? Is F, this is a net force applied by surrounding liquid, is already written. Now on the liquid element आने की वजह किस पे आ जाएगा, on the solid body. और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, it will be the weight of solid body. But one thing, this F net is what, integration of PdA, and it is equal to weight of that old liquid element. So this is still equal to weight of the old liquid element. Okay, now whether this force is greater or this force is greater, depending on this, body will either move up or will go down. If they are equal, it will remain at the same location. I hope this much is clear. ठीक है, तो यही जो फोर्स है जो कि लिक्विड एक सॉलिड बॉडी पर लगाता है, नेट फोर्स, इसी को क्या बोलते हैं अपन, फोर्स ऑफ बायंसी. ओके, सो दिस इज नॉट सम डिफरेंट फोर्स, it is simply integration of PdA. Okay, the net force applied by liquid on the solid body. And what can we conclude, that this F net is equal to weight of the liquid displaced. Now I am changing the terms a little. What is the meaning of weight of liquid displaced? Means ये solid body यहाँ पे आने से इसने जितना liquid को displace कराया है, यहाँ से भगा दिया है liquid को, उसका weight, तो एक्चुअली कितना लिक्विड भगाएगा, इतना है ना. तो अल्टीमेटली यू हैव दिस सेम थिंग हियर, और इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ओके, सो टेक ए नोट ऑफ इट, देन वी विल राइट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो नाउ वी आर राइटिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल. स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए, आर्किमिडीज, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, ई है या फिर आप देख लीजिए. ओके, तो इसमें लिख लीजिए फोर्स. ओके, ऐसे लिखें, नेट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन ए solid body, on a solid body called force of buoyancy.
called force of buoyancy. Buoyancy, BUANCY, force of buoyancy, and it is equal to weight of liquid displaced, and it is equal to weight of liquid displaced by the solid. Weight of liquid displaced by the solid. This is called Archimedes principle. ठीक है, तो इसको अपन समझ लेते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, ओके, यू टेक एनी बॉडी, दिस इज अ सॉलिड बॉडी, सपोज वो लिक्विड सरफेस पर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो ये जो सॉलिड बॉडी है ये लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है, जितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज्ड है लिक्विड के अंदर, तो इतना सबमर्ज्ड है, तो ये कहलाएगा अपना डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, जिसे अपन VD से लिखा करेंगे, ठीक है। तो इस सॉलिड बॉडी के ऊपर लिक्विड एक फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, ओके, और इसे बोल रहे होंगे अपन फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है। इसके साथ साथ सॉलिड बॉडी पर और क्या लग रहा होगा, सॉलिड का खुद का वेट लग रहा होगा, सो दिस इज वेट ऑफ सॉलिड, ऑलराइट। So, force of buoyancy as per the Archimedes principle is equal to weight of liquid displaced. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया कि ऐसा क्यों होना चाहिए, और आर्किमिडीज ने ये बहुत पहले दिया है, बहुत पहले आया ये प्रिंसिपल, ठीक है। So, FB is this. So, FB is equal to, how will you write weight? Weight is mass of liquid displaced into G, mass को लिखेंगे अपन density of liquid, into volume displaced, ये हो गया mass into G. So this will be the standard definition or formula of force of buoyancy by liquid on solid. Okay? So इस बारे में कुछ important points आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। थोड़ी देर बाद हम इसके वेरिएशन को भी समझेंगे कि ये किस किस चीज के साथ चेंज होता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट आपको लिखना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ठीक है, तो वो पॉइंट है आपका कि फोर्स ऑफ बायंसी, लिखिए, डज नॉट डिपेंड, फोर्स ऑफ बायंसी डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ द सॉलिड बॉडी, शेप ऑफ सॉलिड बॉडी एंड साइज। तो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है सॉलिड बॉडी की। दूसरी बात लिखिए, इट डिपेंड्स ऑन, force of buoyancy depends on density of liquid, volume displaced by solid, and acceleration due to gravity, okay। and very important point, third point लिख रहे हैं आप, point of application of force of buoyancy, point of application of force of buoyancy is called center of buoyancy, and it is center of mass, of displaced liquid, Now guys, ये जो FB मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, वैसे तो ये जितना भी कांटेक्ट एरिया आ रहा है सॉलिड बॉडी का लिक्विड के साथ, वहां हर जगह से लग रहा होता है, पर इसका इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या आता है आपका, इट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसे आप कहां से समझा सकते हैं कि अगर ये लिक्विड एलिमेंट रहा होता, सॉलिड नहीं होता, ये पूरा लिक्विड ही रहा होता, तो तब ये लिक्विड एलिमेंट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होता और ट्रांसलेशनल में भी, ठीक है। तो उसके लिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है उधर से ही mg लगता लिक्विड का, और उसी जगह से क्या लगना चाहिए था, FB, टू एंश्योर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम इन ऑल ओरिएंटेशंस। Okay, so that's why you remember whenever we will be solving the questions on rotational equilibrium, then it is important to draw force of buoyancy from center of buoyancy. ट्रांसलेशन में जब तक स्टडी कर रहे होंगे इसमें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ डायरेक्शन रखनी है। यस,
एंड फोर्स ऑफ बायंसी की डायरेक्शन बच्चों, हाँ आप इस बात को और लिख ले, फोर्स ऑफ बायंसी की डायरेक्शन, दैट फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड, फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। वी आर टेकिंग जनरल केसेस के वेरिएशंस हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका फोर्स ऑफ बायंसी, किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग की, कि बॉडीज कब फ्लोट होती है और कब सिंक होती है। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं अपन। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग कंडीशंस, यानी बॉडी कब तक तैर सकती है ना। तैरना वैसे स्विमिंग हो जाती है, फ्लोट को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। मान लो फ्लोटिंग मतलब बिना किसी एक्शन के बिंदास, है ना। स्विमिंग हो गई कि आप लिक्विड को मूव करा रहे हैं, उससे रिएक्शन क्रिएट हो रही है, इट्स अ डिफरेंट फिनोमेना। तो फ्लोटिंग का सिंपल मतलब कि बॉडी जहां है वही है हमेशा। देन सिंकिंग मतलब इट इज गोइंग डाउन, ओके, यू नो इट, डूब गई वो। तो फ्लोटिंग कब होगी भाई, दो फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है जो उसे नीचे खींच रहा है, और दूसरा क्या लगा रहा है, लिक्विड ऊपर की तरफ नेट फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ बायंसी। तो जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे तब तक बॉडी क्या करती रहेगी, फ्लोट। और जैसे ही आपका फोर्स ऑफ बायंसी किससे कम रहेगा, वेट से कम रहेगा, या उल्टा बोल दो वेट फोर्स ऑफ बायंसी से ज्यादा रहेगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक। सो इट्स ए सिंपल thing here. So floating condition, if I write, okay, तो floating condition का मतलब होगा आपका कि force of buoyancy is equal to weight of solid body, ठीक है। So what will you write, force of buoyancy, density of liquid into Vd into G, इसे कैसे लिख सकते हो आप, density of solid into volume of solid, this will be the total volume of solid body into G. So you will have this equation that Vd divided by Vs is equal to, this is equal to rho s by rho l, and it is very important equation with us. Okay, so Vd का नाम क्या है बच्चों, Vd का नाम है displaced volume। Vd क्या कहलाता है आपका, displaced volume। अच्छा, लिक्विड जितना सबमर्ज रहेगा, जितना सॉलिड जितना सबमर्ज रहेगा, लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वो। तो सबमर्ज वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या भी है बच्चों, डिस्प्लेस वॉल्यूम का दूसरा नाम है सबमर्ज्ड वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम डिस्प्लेस किसका हो रहा है, लिक्विड का, और या फिर दूसरा नाम इसका क्या बोल सकते हैं अपन, और लगा के लिख लीजिए आप, इट इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दूसरा आपका Vs है, Vs इज व्हाट, इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो बच्चों Vd बाई Vs क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाई टोटल। इसका मतलब इसे पढ़ते हैं अपन फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम। तो ये जो Vd बाई Vs है, इस रेशियो को बोलते हैं फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ठीक है। और ये फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम, किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपकी सॉलिड बॉडी एंटायरली किसके अंदर चली जाएगी, लिक्विड के। अब वो लिक्विड के अंदर ही रहते हुए कहीं भी रहे लिक्विड में, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो फिर अपन बोलते हैं कि Vd मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, Vs। आप समझ रहे हैं, Vd मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, Vs। इसका मतलब Vd बाई Vs ये हमेशा किससे छोटा रहेगा, 1 से, ऑलवेज। तो अगर कहीं पे आपको दिख रहा है, रिक्वायरमेंट आ रही है कि Vd शुड बी ग्रेटर देन Vs, इसका मतलब वो बॉडी फ्लोट नहीं कर पाएगी, वो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक, ठीक है। तो बस यही कंडीशन बन गई अपनी किसकी, फ्लोटिंग की, कि आपका जो Vd बाई Vs है वो किससे छोटा रहना चाहिए, 1 से। इफ दिस इज हैपनिंग बॉडी इज फ्लोटिंग, इफ नॉट बॉडी इज नॉट फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग कंडीशन आप दूसरे टर्म्स में क्या लिख सकते हैं कि आपकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड किससे कम रहनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। इसके मैं स्टार्टिंग से बातें कर रहा था, यस।
मैंने एक क्वेश्चन भी लिया था एक हॉलो स्फीयर का, जिसमें हमने देखा था हॉलो स्फीयर की ओवरऑल डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम आई थी, जबकि उस स्फीयर के मटेरियल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा आई थी। तो मैंने आपको बताया था वहां पे कि अगर इस मटेरियल का मैं एक नीडल बना दूं, वो भी डूब जाएगी, बट वो बड़ा स्फीयर नहीं डूबेगा। ओके, सो फ्लोटिंग नाउ, बिंदास आप ध्यान रख सकते हैं कि if density of the solid body is less than density of liquid, then that solid will float on liquid। ठीक है, एंड उसका ही इम्प्लीकेशन क्या है कि आपका फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम किससे कम आना चाहिए, 1 से। ठीक है, जस्ट फ्लोटिंग, कभी कभी टर्म यूज कर लेते हैं बच्चों, जस्ट फ्लोटिंग। तो जस्ट फ्लोटिंग का मतलब होता है, जस्ट फ्लोटिंग का मतलब होता है आपका कि वीडी किसके इक्वल आ गई, है ना, वीडी आपका जस्ट किसके इक्वल आ गया, वीएस, या फिर आपका रोएस किसके इक्वल आ गया, रोएल। यू कैन राइट इट वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अप्लाई करते हैं। सो दिस इज सिंपल फ्लोटिंग कंडीशन। नाउ गाइस, व्हाट विल बी सिंकिंग कंडीशन? उसको अलग से लिखने की जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो। सिंकिंग कंडीशन विल सिंपली बी व्हेन वीडी becomes greater than Vs. However, Vd can never be Vs, but requirement is such that Vd should be greater than Vs, which is not possible, means body is going to sink. तो sinking condition क्या हो जाएगी बच्चों? Sinking condition हो जाएगी कि अगर आपकी Vd की रिक्वायरमेंट किससे बड़ी आ रही है, Vs से, या फिर आपका Rs किससे बड़ा आ रहा है, Rl से। दोनों ही बातें आप ध्यान रख सकते हैं किसके लिए, सिंकिंग के लिए। If this happens, body will sink, डूब जाएगी वो। ओके, यू नोट दिस डिस्कशन। ओके गाइस, चलिए अभी बात कर लेते हैं अपन इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। क्या कोई बॉडी वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर 100% रह के फ्लोट कर सकती है? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, अगर Vd इक्वल टू Vs है तो वो जस्ट सरफेस के नीचे भी रह सकती है, या फिर आप उसे कहीं और छोड़ के आ जाए, वहां पर भी वो वैसी ही रहेगी। क्योंकि हाँ, एक और बात याद रखनी चाहिए, फोर्स ऑफ बायंसी डेप्थ पर डिपेंड नहीं करता। फोर्स ऑफ बायंसी सिर्फ वॉल्यूम डिस्प्लेस पे डिपेंड करता है। तो अगर ये मार्कर मैं पूरा पानी के अंदर डुबो दूं, अब पानी के अंदर में इसे कितनी भी गहराई पर ले जाऊं, कितनी भी डेप्थ पर ले जाऊं, इससे इसका फोर्स ऑफ बायंसी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और फोर्स ऑफ बायंसी सॉलिड पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ सॉलिड का एक ही रोल है, लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस कराना। तो आप ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कराएंगे तो फिर क्या होगा, आपका ज्यादा फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा। इट्स अ सिंपल स्टोरी। ओके, सो इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, तो इसे समझ लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज की, मतलब वो टोटली लिक्विड के अंदर है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज। ठीक है, तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज, इसमें क्या ध्यान रखेंगे आप कि आपकी लिक्विड इंटरफेस है, ठीक है, और कोई भी बॉडी उठा लो आप, वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। ठीक है, अब मैं इसमें दो केस बना रहा हूं। सबसे पहली बात, मैंने अभी समझाने के लिए क्या ले लिया, यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, तो स्फीयर ले लिया तो फिर डिस्प्लेस लिक्विड यहीं से लगेगा। तो ये पॉइंट आपका क्या आएगा बताओ बच्चों, CB। इसे मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ बायंसी, आई कॉल इट CB, एंड इसका सेंटर ऑफ मास, है ना। तो अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म है, इफ दिस सॉलिड बॉडी इज यूनिफॉर्म and center of mass is here only, this is CM also, so what you will see this FP will be acting up and mg will be acting down, and FP is anyway equal to mg। दोनों फोर्स कहां से पास कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड बॉडी से पास कर रहे हैं। तो फिर ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल। जैसे समझाने के लिए मैं अगर इसकी सरफेस पर कुछ मार्क्स बना दूं, ठीक है, ये कुछ मार्क है सपोज CB, और अभी ये ओरिएंटेशन है, इस ओरिएंटेशन को मैं थोड़ा रोटेट कर दूं इसे, है ना, रोटेट कर दूं, तो फिर कैसा दिखेगा ये दिखेगा मुझे C कुछ नीचे भी आ सकता है, मैं कॉर्नर में ले रहा हूँ, D कुछ इधर ऊपर चला गया। अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास यही है, सेंटर ऑफ बायंसी भी यही है, CB भी यही है, CM भी यही है। तो अभी आपका जो FB है वो कहाँ दिखेगा, ऊपर, MG कहाँ दिखेगा, नीचे। मतलब बॉडी को किसी भी ओरिएंटेशन में छोड़ दूं मैं, यहाँ पे इस केस में बॉडी वैसी ही पड़ी रहेगी, रोटेट नहीं करेगी खुद से। तो ये किसको सिंबलाइज कर रहा है बच्चों, ये सिंबलाइज कर रहा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एंड E आई होप
So neutral equilibrium condition you can see here. Then comes the second case here in the same heading. मान लो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मैं कुछ भी करके ऊपर ले आऊं, मैंने कुछ हैवीली डेंस सब्सटेंस इधर की तरफ इसमें स्टिक करा दिया, जिससे सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ऊपर चला गया, पर अभी भी सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ पर ही है, अभी भी एक स्फीयर ही है, सेंटर ऑफ मास यहाँ चला गया बच्चों। तो इस ओरिएंटेशन में आप देख पा रहे हैं कि बॉडी का जो mg है वो तो नीचे लगेगा और बॉडी का fb है वो ऊपर लगेगा। इक्विलिब्रियम में है बॉडी, थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं इसे, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसी हो जाएगी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये थोड़ा इस साइड में आ जाएगा। यस बिल्कुल, ये इसका सेंटर ऑफ बायंसी है CB, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा आपके पास। सो व्हाट यू आर सीइंग हियर इज, यहाँ पे बन जाएगा ये FB और नीचे की तरफ आ जाएगा mg। तो आपको चेक करना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट cm। तो आप कैसा टॉर्क देख पा रहे हैं अबाउट cm, दिस इज क्लॉकवाइज, टाउ cm हैज बिकम क्लॉकवाइज। आपने डिस्टर्ब भी कैसा किया इसे क्लॉकवाइज और टॉर्क भी कैसा ही प्रोड्यूस हुआ क्लॉकवाइज। क्या ये इसे रिस्टोर करेगा? नहीं, ये नीचे आएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया बच्चों? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप चाहें तो उसे दूसरी डायरेक्शन में भी घुमा के देख सकते हैं। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं अपन, जिसमें कि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बायंसी से नीचे आ रहा है। सो यहाँ पर सेंटर ऑफ बायंसी वापस से कुछ ऐसा ही लिक्विड आप यहाँ पर फिल कर लीजिए, जिसकी वजह से आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर रहे, ठीक है, नीचे रहे। तो आपका फोर्स ऑफ बायंसी इधर लगेगा FP और इस पॉइंट से लग रहा होगा आपका mg। ठीक है, इसे थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। मैंने डिस्टर्ब किया क्लॉकवाइज साइंस में ही, तो क्लॉकवाइज साइंस में डिस्टर्ब करने से इसका जो मास वाला पार्ट है वो इधर आ गया। ये इसका CB है, ठीक है भाई, ये इसका CB है और इसी लाइन में यहाँ पे मुझे मिलेगा CM, इट इज CM। तो CM से नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों? mg और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? FP। आप वापस CM पर रह के देखिए, मैंने इसे डिस्टर्ब किया था क्लॉकवाइज और टॉर्क भी कैसा क्रिएट हुआ था यहाँ पे क्लॉकवाइज। मैंने इसे वापस डिस्टर्ब किया पर CM के अबाउट आप चेक करिए, आपको जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। सो टाउ अबाउट CM इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों ये कौन से इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो हियर let us see all the three different situations which I have drawn here. First one, second one, and this is third one. So in three cases what you see here, center of mass and center of buoyancy are coinciding. Here center of mass is above center of buoyancy, here center of mass is below center of buoyancy. So guys, first you draw this and then you should write these points and write. When center of mass coincides with center of buoyancy, it is neutral equilibrium. It is neutral equilibrium. Second लिख लीजिए, when center of mass is above center of buoyancy, it is unstable equilibrium. It is unstable equilibrium. Third, when center of mass is below center of buoyancy, it is stable equilibrium. Center of mass is below center of buoyancy, it is stable equilibrium. Partially submerged bodies. सो पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडीज इनके केस में समझते हैं। चलिए मैं एक ड्राइंग से ही समझाता हूँ आपको। सपोज मेरे पास एक बॉडी है ना, which is partially submerged, it's a kind of cube and this is the surface. Okay, मान लीजिए ये कुछ इतना सरफेस के अंदर, ओके, एंड लेट अस अज्यूम कि मैंने यहाँ पे कोई डेंसर सब्सटेंस फिल कर दिया,
just I want to explain the case where center of mass is below center of buoyancy. Okay, so here where will I have the center of buoyancy? This is the displaced liquid part. इसके exactly बीच में मुझे क्या मिलेगा बच्चों? Center of buoyancy मिलेगा, बिल्कुल. And center of mass कहाँ मिलेगा? Center of mass इस बॉडी का मैंने यहाँ काफी डेंसर लिक्विड फिल कर दिया. मैं खुद बोल रहा हूँ आपसे कि सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ है. जस्ट टू एनालाइज आई एम टेकिंग द केस वेयर सेंटर ऑफ मास इज बिलो सेंटर ऑफ बायनेंसी. ठीक है, तो मुझे ये फोर्सेस मिल गया यहाँ पे एफ बी और नीचे की तरफ मिल गया एम जी. अब मैं इसे टिल्ट करता हूँ थोड़ा सा. तो जैसे मैं इसे टिल्ट करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा यहाँ पे? So I tilted it. Okay. Now you see, displaced volume का जो center of mass है वो थोड़ा किधर shift हो गया? इस side में. Now it is no more on this line. Yes, it is no more on this line. So here I have the center of mass which is shifted in this case in somewhere here. This is will be my new CB. Okay. Where will be the center of mass? On this line only. Yes, center of mass. So how the forces you will draw? Forces will be like this. This is mg and this is fp. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? If you see from center of mass perspective, तो center of mass के अबाउट आपको क्या दिख रहा है? You are seeing a restoring torque like this. So we disturb it like this and we are having this torque like this. So it resembles which equilibrium? It resembles stable equilibrium. Okay, तो center of mass is below center of buoyancy. ये क्या बना रहा है आपका? Stable equilibrium. ठीक है भाई. अब एक केस ले लेते हैं जिसमें center of mass is above center of buoyancy and let us understand how that case will go. ठीक है, मैं आपको दो ड्राइंग बता दे रहा हूँ. ये अपना एक केस हो गया. चलिए, let us consider this much it is inside the liquid. ठीक है, इसका सेंटर ऑफ बायनेंसी एकदम बीच में आएगा. This is center of buoyancy and consider it is a uniform body. Center of mass ऊपर रहेगा भाई. Center of mass ऊपर रहेगा. This is center of mass. So what will I have? I will draw the forces now. So this will be my mg and this will be my fp. Okay, let's tilt it. तो मैं इसे clockwise tilt कर रहा हूँ. तो जब मैं इसे clockwise tilt करूँगा तो देखते हैं कैसा दिखेगा. So it will become something like this. Okay. So guys, what we have seen is वापस से सेंटर ऑफ बायनेंसी अभी इस लाइन पे नहीं रहेगा जिस लाइन पे पहले था. दिस इज द ओल्ड लाइन. सेंटर ऑफ मास तो अभी यहीं कहीं रहेगा 50% पे. तो ये सेंटर ऑफ मास है बट सेंटर ऑफ बायनेंसी शिफ्ट हो गया होगा. सेंटर ऑफ बायनेंसी शिफ्ट हो गया होगा दूसरी साइड में. यस, तो सेंटर ऑफ बायनेंसी को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ. यहाँ पे रहेगा तो इधर नीचे ही कहीं, बस इधर कहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना? दिस विल बी योर सेंटर ऑफ बायनेंसी. ओके, तो यहाँ से आपका कौन सा फोर्स लगेगा अभी? mg. और यहाँ से आपका कौन सा फोर्स लगेगा? fp. यस, तो बच्चों कौन सा इक्विलिब्रियम आपको समझ आ रहा है? मैंने इसे टिल्ट किया क्लॉकवाइज और सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप चेक कर लीजिए. अभी भी आपको जो टॉर्क है वो कैसा दिख रहा है क्लॉकवाइज. सो गाइस, दिस इज रिजेंबलिंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन सेंटर ऑफ मास इज above center of buoyancy, just like the older one. In the third, एक और ड्राइंग मैं आपको बना के बता रहा हूँ. Just be here. So let us consider this body like a rod. Okay.
let's consider it is 50% submerged. So its center of mass is here. This is center of mass. So mg will be acting like this, and here it will be center of buoyancy. Center of buoyancy. So from here Fp will be acting, एक ही लाइन में है, जस्ट समझाने के लिए मैंने थोड़ा उधर ड्रॉ किया है. अब इसे टिल्ट करते हैं. इसे टिल्ट करते हैं तो क्या दिखेगा? So let's make it at angle. So I will have something like this. मेरे पास इधर जगह कम है तो मैंने थोड़ा छोटा बना दिया इसे. तो something like this I have. So where will I have the center of mass? Here. So center of mass. Cm. यहाँ से कौन सा फोर्स लग रहा है आपका? mg. चलिए. Center of buoyancy आप कुछ बताइए. Center of buoyancy would have shifted here, somewhere here. Yes. Center of buoyancy will be here. CV. You will have force of buoyancy like this. Yes. Okay. So what do you see here? In this case, I have shifted it clockwise, and tau about Cm I have in this sense. So it's anti-clockwise. So it resembles which equilibrium? Stable. So here, story is a little complex. Center of mass below center of buoyancy is stable. Center of mass above center of buoyancy unstable. Center of mass above center of buoyancy stable. So definitely in our both cases when body is completely submerged or partially submerged, आप क्या ध्यान रखेंगे कि center of mass below center of buoyancy is definitely stable equilibrium, but center of mass above center of buoyancy may be stable or may be unstable. So to tell which equilibrium is stable and which is unstable in partially submerged case, we use a concept called meta center. Okay, what we call meta center. मैं बता दूं ये आपके सिलेबस में नहीं है डिस्कशन ऑफ मेटा सेंटर. आपके सिलेबस में आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ठीक है, आपके लिए गोल्डन लाइन ये है यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, when center of mass is below center of buoyancy stable equilibrium, center of mass above center of buoyancy unstable equilibrium. मैं ये बाहर की बात बता रहा हूँ अभी जो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पर सुन लो, काम जस्ट इंटरेस्टिंग है. तो मेटा सेंटर दो शिप्स की रोटेशनल इक्विलिब्रियम को ध्यान में रखते हुए अब डिजाइन करते हैं. तो क्या है मेटा सेंटर? मेटा सेंटर लोकेट कैसे करते हैं? लोकेट करने का सिंपल तरीका है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में हो उस टाइम पे उसकी फोर्स ऑफ बायनेंसी की लाइन ड्रॉ करिए. इसे बोलते हैं अपन ओल्ड लाइन ऑफ एफपी. ओल्ड लाइन ऑफ एफपी. एंड उस लाइन ऑफ एफबी को वैसे ही रखिए. तो यहाँ पे ओल्ड लाइन ऑफ एफबी यही बनेगी बच्चों जो पहले वाली थी, वो भी रोटेट हो गई इसके साथ. एंड दिस इज न्यू लाइन ऑफ एफबी. यू कैन सी दिस इज न्यू लाइन ऑफ एफबी. न्यू लाइन ऑफ एफबी. तो ओल्ड लाइन और न्यू लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है इसे बोलते हैं अपन मेटा सेंटर. तो मेटा सेंटर कैसे लोकेट करता है? बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ओल्ड लाइन ऑफ एफपी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड रहेगी वो. ओके, नाउ रोटेट द बॉडी अ लिटिल. न्यू लाइन ऑफ एफपी एंड ओल्ड लाइन ऑफ एफपी जहां इंटरसेक्ट करेंगे. अब जो बॉडी रोटेट करा रहे हो आप, तब उसके साथ साथ किसी भी रोटेट कराना है आपको ओल्ड लाइन ऑफ एफपी को. तो ये कहलाता है आपका मेटा सेंटर. तो चलिए मैं तीनों केस में मेटा सेंटर लोकेट करता हूँ. तो मेरी ये ओल्ड लाइन ऑफ एफपी हो गई. दिस इज ओल्ड लाइन ऑफ एफपी. ये वापस से मेरे पास ये ओल्ड लाइन ही है, ठीक है. And new line is this. If I extend, this is the new line. और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे? So this is meta center. ठीक है. Now in this case, this is old line of FP. This is old line of FP. So old line of FP is being now rotated. This is here.
somewhere. This is the older one and this is the newer one. This is new. And they are old and new intersect. This is meta center. So what the theory says now, forget about location of center of mass and center of buoyancy. Now you decide by meta center discussion. So whenever meta center is above center of mass, it is stable equilibrium. Meta center is below center of mass, it is unstable equilibrium. ठीक है, इसे आप एक दो बार सुनेंगे, वीडियो पीछे लेके आइए फिर सुनिए तो आपको समझ में आएगा. मैं वापस बता रहा हूँ, मेटा सेंटर जैसा आइडिया आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए और अब लिख लीजिए कि हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या याद रखेंगे. पहली लाइन लिखे, व्हेन सेंटर ऑफ मास इज बिलो सेंटर ऑफ बायंसी it is stable rotational equilibrium. Stable equilibrium. Center of mass above center of buoyancy, unstable equilibrium. Center of mass coinciding with center of buoyancy, neutral equilibrium. ठीक है, नीचे नोट में लिख लीजिए, for partially submerged bodies, for partially submerged bodies, more general concept is when meta center is above center of mass, meta center is above center of mass, or you say center of mass is below meta center, it is stable equilibrium. Center of mass above meta center, unstable equilibrium. And center of mass coinciding with meta center, it is neutral equilibrium. Okay? well, तो ये रोटेशन इक्विलिब्रियम अगर आपको बहुत टफ लगा हो तो ये सच में इतना टफ है नहीं, पर मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया, इसलिए हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो. तो आप सिंपली 3 लाइन याद रखिए. पहले वाली, सेंटर ऑफ मास बिलो सीबी स्टेबल, सेंटर ऑफ मास अबव सीबी अनस्टेबल, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइडिंग विद सीबी न्यूट्रल. दिस मच इज सफिशिएंट फॉर you to solve the question even in advance. ठीक है ना, चलिए अपन इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ऑन फोर्स ऑफ बायंसी. तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ. ठीक है, या फिर उससे पहले मैं आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझा देता हूँ. ठीक है, तो आप एक हेडिंग लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन floating. ठीक है, तो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लोटिंग. तो इसको समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं. तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए. ठीक है, लिखिए उस क्वेश्चन को. ए पीस ऑफ मेटल floats on mercury full stop. The coefficient of expansion of metal and mercury are gamma s and gamma l respectively. Gamma s and gamma l respectively. These are coefficient of volume expansion. Okay, आगे फुल स्टॉप के बाद लिखिए, if temperature of both mercury and metal is increased, if temperature of both mercury and metal are increased by delta T, then by what factor the fraction of the volume of metal submerged in mercury changes. Okay,
तो मैं पूछ रहा हूं कि फ्रैक्शनल वॉल्यूम सबमर्ज्ड किस फैक्टर से चेंज हो जाएगा अगर टेम्परेचर को मैंने डेल्टा टी से चेंज कर दिया। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि आपके पास एक मेटालिक प्लेट है या मेटालिक पीस है जो फ्लोट कर रहा है मरकरी के अंदर, ठीक है, ये आपकी मरकरी है, ये मेटल है, ठीक है, और ये उसका सबमर्ज्ड वॉल्यूम है Vd, और उसका टोटल वॉल्यूम होगा Vs। इनके मुझे डेंसिटीज वगैरह पता होंगे एंड सो ऑन। सो मुझे चाहिए फ्रैक्शनल वॉल्यूम जिसे मैं स्मॉल f से डिफाइन कर रहा हूँ, और वो क्या है बेसिकली Vd बाई Vs। यस, और वो किसके इक्वल होता है, रो s बाय रो l के इक्वल होता है। यस, दिस आई नो, आई जस्ट वांट टू चेंज इन इट। तो चलिए मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि ओल्ड कंडीशन में f नॉट इट इज Vd नॉट बाई Vs नॉट एंड दिस इज इक्वल टू रो s नॉट बाई रो l नॉट। ठीक है भाई, नया टेम्परेचर आया तो मैंने नया f डिफाइन कर दिया। तो नया f कैसे डिफाइन करूंगा मैं, वही Vd बाई Vs नए टेम्परेचर पे, रो s बाई रो l। तो अब मान के चलिए ये टेम्परेचर T पे है और ये टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T पे है। अब मुझे चाहिए चेंज, तो चेंज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा f बाय f, which I will write this f minus f naught by f naught. So I'll write this as f by f naught minus 1. This is a change. Well, now I just need to write f by f naught. So I left this term here only, delta f by f, and I shift to this term. तो मुझे क्या मिलेगा, f by f naught is equal to, डेंसिटीज का रेशियो ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा रो s डिवाइडेड बाय रो s नॉट इंटू, इधर मिल जाएगा आपको रो l नॉट divided by rho l. This is what you will have. Yes. Now you know how densities varies with temperature. So you know rho s will be nothing but rho s naught divided by 1 plus gamma of s into delta t. And you know rho l naught or rho l is nothing but rho l naught 1 plus gamma of liquid into delta t. So what will be these numbers basically if I put? So I have this rho s by rho s naught is 1 by 1 plus gamma of solid into delta t, and the ratio which I have rho l naught by rho l, this is 1 plus gamma l delta t. So I will put these numbers in equation 1. So if I put these numbers in equation 1, so by equation 1 I have delta f by f is equal to 1 plus gamma L delta T divided by 1 plus gamma S delta T minus 1, because guys ये तो सिर्फ f by f naught है minus 1, so let us take LCM. So I have 1 plus gamma L delta T minus 1 minus gamma S delta T divided by 1 plus gamma S delta T. So guys 1 and 1 cancels out and I have this number as gamma L minus gamma S into delta T divided by 1 plus gamma S delta T, which I have as delta F by F. Now you know gamma S delta T is quite less than 1 in general. Okay, अगर आप देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन मैंने आपको बताया कि गामा एस डेल्टा टी 1 से काफी छोटा होता है, इसीलिए आप 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी को प्रेफरेबली क्या लिख सकते हैं, 1। तो इस तरीके से आपका फ्रैक्शनल चेंज इन सबमर्ज्ड फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल टू दिस नंबर व्हिच इज गामा L minus gamma S into delta T. So this is your answer, okay, of my question. We were discussing the effect of temperature. Now you see here, if I increase temperature, then this fractional change may be positive or may be negative. When fractional change is positive means quantity is increased, fractional change is negative means quantity is decreased. So what I have, I write the conditions. Okay, before that you just note this down. Okay, so now I can write here this condition. If rho L is greater than rho S, ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, on increasing temperature
डेल्टा एफ बाय एफ क्या रहेगा आपका पॉजिटिव. इट इम्प्लाइज फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंक्रीजेस. फ्रैक्शनल submerged volume increases means body is going down. Okay, means इसका implication हो गया body goes down in liquid और ज्यादा लिक्विड में डिप होगी और आप टेम्परेचर और बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब बॉडी क्या हो जाएगी सिंक. दूसरा केस आप बना लीजिए इफ गामा एल इज less than gamma s, so on increasing temperature what will you have. ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा टी पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे डेल्टा एफ बाय एफ. ये क्या हो जाएगा लेस देन जीरो. मींस फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों डिक्रीज हो रहा है. फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम डिक्रीजेस मींस बॉडी का कम पार्ट अभी लिक्विड में सबमर्ज्ड रहेगा तो बॉडी goes up or out of liquid, not entirely okay, but हाँ पहले की कंपैरिजन में ज्यादा पार्ट उसका बाहर आ जाएगा. ठीक है. और अगर ये कंडीशन रही कि if गामा एल इज इक्वल टू गामा एस, अगर ये इक्वल रहे so there will be no effect okay of temperature on submerged volume. So it's a simple story. If gamma of liquid is greater than gamma of s on increasing temperature, submerged volume increases. Gamma L less than gamma s on increasing temperature, submerged volume decreases, body comes out. Gamma L equal to gamma s, there is no effect of temperature on submerged volume. Okay? So you can note this down. अच्छा, जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है इसे आप डिफरेंशिएशन से भी सोच सकते हैं. कैसे सोचते हैं भाई डिफरेंशिएशन से? आपको ये चाहिए f चाहिए. यस, और f किसके इक्वल है आपका? f है आपका इक्वल रो एस बाई रो एल के. यस, तो आप क्या लिख सकते थे डेल्टा f बाय f इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ रो एस बाई रो एस माइनस डेल्टा ऑफ रो एल बाई रो एल. तो इस तरीके से बताओ भाई डेल्टा ऑफ रो एस बाय रो एस ये आप कैसे लिखते हैं? चेक करो. तो आप डेल्टा ऑफ रो एस इसको कैसे लिखते हैं? इसको आप लिख रहे होते हैं माइनस ऑफ गामा ऑफ एस इंटू डेल्टा टी एंड एक्चुअली यहाँ पे रो नॉट एस आता आपके पास एंड डेल्टा ऑफ रो एल आप कैसे लिख रहे होते हैं माइनस ऑफ रो एल नॉट गामा ऑफ एल इंटू डेल्टा टी. आप इन नंबर्स को यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता? आपको मिलता है डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल टू डेल्टा रो एस की जगह क्या लिखते हैं माइनस माइनस विल बिकम यहाँ पे माइनस ही रहता है वो माइनस ऑफ गामा एस डेल्टा टी. यहाँ प्लस हो जाता है गामा एल डेल्टा टी तो आपका आंसर आ जाता है गामा एल माइनस गामा एस इंटू डेल्टा टी. पर इसमें ये कंडीशन ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं. यहाँ पे आप चेक करिए जब आप बोलेंगे कि 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी यानी गामा एस डेल्टा टी 1 से बहुत छोटा है तो आप बाइनोमियल लगा के उसे ऊपर ले जाएंगे, उसी के बाद ये लिख पाएंगे. तो ये दूसरा मेथड हो सकता है सेम आंसर निकालने का. ठीक है. तो इन द एंड आई वांट यू टू रिमेंबर दीज कंडीशंस. ठीक है. और ये सही भी है, जिसका गामा ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा कम हो जाएगी, लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी तो फोर्स ऑफ बायनेंसी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ओके ओके. तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया है कि फोर्स ऑफ बायनेंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं, फ्लोटिंग सिंकिंग कंडीशंस क्या होती हैं, एंड टेम्परेचर के साथ बॉडी कब ऊपर या कब नीचे जाती है, सिंकिंग कब हो सकती है एंड फ्लोटिंग कब तक रहेगी. तो ये सारी बातें हमने देख ली हैं. ओके सो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एंड यू टेल व्हाट विल बी द आंसर. मान लीजिए एक स्प्रिंग बैलेंस है और उससे एक कंटेनर हैंग कर रहा है. ठीक है, एक कंटेनर
इज हैंगिंग, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, इसके अंदर एक मछली है, ठीक है। भूल गया, बचपन में बनाया था ऐसे कुछ, ठीक है। देयर इज अ फिश व्हिच इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, जिंदा है, बस आराम कर रही है नीचे, ठीक है। और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस वो है W1, ठीक है। अब ये मछली फ्लोट से उठ के तैरने लगती है, ठीक है। ये फ्लोर से उठ के तैरने लगती है, सेम स्प्रिंग बैलेंस। तो मेरा सवाल यह है कि जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की, वो अगर W2 हो जाती है तो आपको ऑप्शन बताना है। सपोज मैं आपको पहला ऑप्शन दे रहा हूँ कि W1 W2 के इक्वल, दूसरा W1 W2 से छोटा, तीसरा W1 W2 से बड़ा, चौथा नन या इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। तो बताइए क्या आंसर करेंगे आप इस सिचुएशन का? बहुत सारे लोगों का हो सकता है आंसर आ रहा हो कि भाई फिश फ्लोर पे पड़ी हुई है, फ्लोर पे फोर्स लगा रही है, फ्लोर का फोर्स ट्रांसफर हो रहा होगा, है ना, ओवरऑल बैलेंसिंग में। तो जब वो स्विम करने लगेगी तब वो अपना वेट खुद ही बैलेंस कर लेगी। ऐसे ही वियर्ड से आइडियाज आ रहे होंगे लोगों को, तो हो सकता है वो आंसर देना चाह रहे हो कि W1 बड़ा है W2 से, यानी चेन्नई आंसर आ रहा है उनका। बट गाइस यहाँ पे आंसर आ गया है, W1 और W2 की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। अब अगर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अंदर क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पर नेट फोर्स क्या आ रहा होगा नीचे? मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ कंटेनर प्लस मास ऑफ फिश इनटू जी। और बच्चों अगर मैं इस केस में चेक करूं, इस केस में तब भी मेरे पास नीचे क्या आ रहा होगा? मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ कंटेनर प्लस मास ऑफ फिश इनटू जी, ठीक है। अब जहां तक अंदर की स्टोरी का क्वेश्चन है, यस अभी ये फ्लोर पे पड़ी हुई है ना, फ्लोर कुछ नॉर्मल एक्सर्ट कर रहा होगा, लिक्विड कुछ फोर्स ऑफ बायंसी एक्सर्ट कर रहा होगा, बट ये फोर्स ऑफ बायंसी इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट द वेट, इसलिए फ्लोर पे पड़ी हुई है। यस यहाँ पे इसका जो mg है, फिश का जो mg है, वो किसने बैलेंस कर लिया होगा? कंप्लीटली फोर्स ऑफ बायंसी ने, इसने कुछ ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले लिया होगा। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास, या उसके जो फिन्स हैं उसने, या जो भी बोल दो आप, मुझे बायोलॉजी ज्यादा नहीं आती, उसमें उसने फैला लिया होगा, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा कर दिया उसने। तो ये आ जाएगा आपके पास मास ऑफ फिश इनटू जी, और ऊपर लग रहा है फोर्स ऑफ बायंसी, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। बट गाइस फिश के ऊपर फोर्स ऑफ बायंसी लग रहा है, तो फिश कौन लगा रहा है फोर्स ऑफ बायंसी? लिक्विड लगा रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से फिश उतना एक्स्ट्रा फोर्स किस पे लगा रही होगी? लिक्विड के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ कंटेनर प्लस लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ओनली कंटेनर एंड लिक्विड, तो उसमें फिश नहीं होगी, पर उस पर फिश क्या लगा रही होगी? नीचे की तरफ फोर्स ऑफ बायंसी, क्योंकि हमने फिश को बाहर निकाल लिया सिस्टम में से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। यस, अपार्ट फ्रॉम इट इस पे और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? मास ऑफ लिक्विड इनटू जी लग रहा होगा। यस, एंड डेफिनेटली मास ऑफ कंटेनर भी होगा यहाँ पे, मास ऑफ कंटेनर। तो इस अगर सिर्फ इतने से ही देखें तो FB प्लस दिस और FB किसके इक्वल है? MFC के इक्वल है। तो फोर्स ऑफ बायंसी लिक्विड सॉलिड पर लगाता है, तो उतना ही अपोजिट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन लगाएगा? सॉलिड लिक्विड पे, ठीक है। ऑलराइट, ओके। यहाँ पे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कि मान लो एक आइस क्यूब है जो कि फ्लोट कर रहा है, कंसीडर ए आइस क्यूब व्हिच इज फ्लोटिंग इन वाटर, ठीक है, दिस इज वाटर in a container, ठीक है। what will happen to water level if ice melts? अगर ये बर्फ पिघल गई, पानी बना लेगी,
तो क्या वाटर लेवल बढ़ जाएगी, वाटर लेवल उतनी रहेगी, या वाटर लेवल कम हो जाएगी? तो बताओ आपके हिसाब से यहाँ आंसर क्या आना चाहिए? यस, तो बहुत ही छोटे लेवल की थिंकिंग हो सकती है कि वाटर लेवल बढ़ जाएगी। क्यों भाई? कि जो आइस है वो पिघल गया, उसने पानी बना लिया, पानी ज्यादा हो गया, तो पानी अकोमोडेट करने के लिए जगह भी चाहिए, तो वाटर लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उससे थोड़ा डीप थिंकिंग हो सकती है कि यार पानी बना तो आइस मेल्ट होने से, पर जो आइस ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था लिक्विड के अंदर, वो स्पेस भी तो खाली हो गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो पानी बना वो जाके इसी जगह में भर जाए और लेवल को कुछ ना हो, या उससे कम जगह में भर जाए, लेवल नीचे चली जाए, उससे ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करे तो लेवल ऊपर आ जाए? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सेकंड कैटेगरी के थिंकर सही है, क्योंकि यस, ऐसा आइस थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है। जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो आइस तो है ही नहीं वहां पे। तो आपको क्या सोचना चाहिए कि जब आइस प्रेजेंट है तो आइस कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, और जब आइस प्रेजेंट नहीं है तो वो डिस्प्लेस वॉल्यूम तो आपके लिए क्या हो गया, एक फ्री वॉल्यूम हो गया ना। यस, मैं आपसे सीधा पूछता कि आइस उठा के मैंने पॉकेट में रख लिया, तो वाटर लेवल क्या होगा? डेफिनेटली नीचे जाएगा, क्योंकि आइस जो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है उसे कौन ऑक्यूपाई करेगा फिर? वाटर। तो लेवल कहाँ जाएगा? नीचे। बट मैं बोलूँ कि आपने आइस निकाल के एक प्लेट में रख दी, आइस पिघल गई, और आपने जो पानी बना वो इसी में डाल दिया, तो जब आइस फ्लोट कर रही थी तब की लेवल, और जब आपने फाइनली आइस का वाटर वाला पार्ट भी इसमें डाल दिया तब की लेवल, उनमें क्या चेंजेस आएंगे? तो आपको दो वॉल्यूम कंपेयर करने चाहिए। कौन कौन से वॉल्यूम? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप विजुअलाइज करिए कि आइस को निकाल दिया मैंने, आइस को निकाल दिया तो कितना वॉल्यूम फ्री हो जाएगा? ठीक है भाई, कितना वॉल्यूम फ्री हो जाएगा? जितना वॉल्यूम आइस क्या करा रही थी, डिस्प्लेस्ड। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ से, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम फ्री। ठीक है, इसे मैं वी फ्री से रिप्रेजेंट करूंगा। ये वॉल्यूम फ्री किससे हुआ? आपने आइस को बाहर निकाल लिया। अब ये जो आइस आपने बाहर निकाली, ये आइस मेल्ट हो गई, मेल्ट होके इसने क्या बना लिया? वाटर। तो वाटर का भी कुछ वॉल्यूम बना होगा भाई, वी डब्ल्यू। इसे मैं बोलूंगा वी फॉर्म्ड, क्योंकि ये नया वॉल्यूम फॉर्म हुआ है। अभी जो वी फॉर्म्ड अगर वी फ्री के इक्वल है तो फिर लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वी फॉर्म्ड वी फ्री से कम है तो फिर लेवल नीचे चली जाएगी। वी फॉर्म्ड वी फ्री से ज्यादा है तो लेवल ऊपर आ जाएगी। तो we'll just compare these three things in all the cases whenever such questions are asked to you. तो आप क्या कंपेयर करेंगे? that v free अगर इक्वल है v formed के, ठीक है, फ्री कौन सा वॉल्यूम है? जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है। तो आप बोलेंगे लेवल रिमेन्स सेम। ठीक है, दूसरा आप क्या बोल सकता है कि आपका जो v फ्री अगर बड़ा है v फॉर्म से तो क्या होगा भाई? v फ्री बड़ा है, लेवल गोज डाउन। अगर आपका v फ्री छोटा है v फॉर्म से तो क्या आप बोलेंगे? आप लेवल गोज अप। सिंपल। फॉर्म्ड नया वॉल्यूम है, नया वॉल्यूम अगर ज्यादा है पुराने डिस्प्ले से तो लेवल बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज द आइडिया यू हैव टू यूज। अब आपको सिर्फ क्या एवेल्युएट करना रहेगा तीनों केसेस, इन केसेस में फ्री वॉल्यूम एंड फॉर्म्ड वॉल्यूम। एंड फ्री वॉल्यूम इज नथिंग बट योर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। दिस इज योर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। ठीक है, एंड फॉर्म्ड वॉल्यूम अलग अलग केसेस में अलग अलग आएगा। इस केस में जो मेल्टिंग से बन रहा है वो वी फॉर्म्ड है। तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दे रहा हूँ। बताइए मुझे, जब आइस फ्लोट हो रही है तो वी डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। वी डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वी ऑफ सॉलिड, क्या लिखेंगे आप? इट विल बी इक्वल टू रो ऑफ सॉलिड बाय रो ऑफ लिक्विड। यस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास v of d is equal to rho of solid by rho of liquid into v of solid। तो v डिस्प्लेस आ जाएगा आपके पास रो ऑफ दिस
वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस, ठीक है। नाउ ये आ गया आपके पास Vd, और यही आपके किसके काम की कर रहा है, V फ्री का, विच इज रो आइस डिवाइडेड बाय रो वाटर इंटू V आइस। इसे आप एक साइड में लिख लीजिए। उसके बाद आएगा आपके पास V फॉर्म्ड। तो V फॉर्म्ड क्या है, सिंपली आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड ड्यू टू मेल्टिंग। अब मेल्टिंग में वॉल्यूम सेम नहीं रहते हैं, मेल्टिंग में मास सेम रहता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे दिस इज नथिंग बट मास ऑफ आइस। अच्छा चलो V वाटर अपन निकालते हैं। V वाटर अपन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू mass of water divided by density of water, and mass of water is equal to mass of ice, yes melting से ही बना है, is equal to density of water। तो ये आ गया मेरे पास volume formed which is mass of ice divided by density of water, and mass of ice को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, density of ice volume of ice divided by volume of water, sorry this is rho of water। तो आपके पास V फॉर्म्ड की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, V फॉर्म्ड आ गया आपके पास रो आइस डिवाइडेड बाय रो वाटर इनटू V आइस। अब आप चेक करिए V फ्री, आइस को बाहर निकाला तो जो वॉल्यूम फ्री हुआ वो कितना है, रो आइस बाय रो वाटर इनटू V आइस। आइस के मेल्ट होने से जो वाटर बना उसका वॉल्यूम कितना है, रो आइस बाय रो वाटर इनटू V आइस, बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई लेवल विल रिमेन सेम। तो इसका आंसर क्या आएगा, लेवल रिमेन्स सेम, ठीक है। ओके इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और लेते हैं अपन। मान लीजिए एक बोट है, ठीक है, देयर इज अ बोट filled with stones, okay, this boat is filled with stones, ठीक है। अब ये बोट फ्लोट कर रही है, मान लीजिए एक पेपर बोट या टॉय बोट है, और ये फ्लोट कर रही है किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है, इसमें स्टोन्स भरे हुए हैं। अब नाउ इफ फ्यू स्टोन्स आर ड्रॉप्ड, तो आपको बताना है कि वाटर लेवल में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो देखने में हमें सोचने में आ सकता है कि अगर मैंने स्टोन ड्रॉप किया तो स्टोन कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, इसकी वजह से वाटर लेवल क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए ऊपर। बट स्टोन यहाँ से चला गया, स्टोन का मास अभी बैलेंस नहीं कराना है बोट को, तो फिर बोट थोड़ी सी कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो इससे वाटर लेवल क्या आएगी, नीचे। तो इफेक्टिवली क्या होगा हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको सिखाया है, आपको V फ्री एंड V फॉर्म्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप स्टोन को नीचे गिराते हैं, तो V फ्री कैसे निकालेंगे, जब वो स्टोन बोट में फ्लोट कर रहा था, ठीक है, व्हेन स्टोन इज फ्लोटिंग इन द बोट एंड इट इज इन द बोट एंड फ्लोटिंग, तो क्या हो रहा होगा वहां पे, उस स्टोन का मास ऑफ स्टोन इंटू जी लग रहा होगा, और साथ में उस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ बायंसी, जिसकी वैल्यू जिसके इक्वल होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू V डिस्प्लेस्ड इंटू जी, यस। तो यहाँ से अपन V डिस्प्लेस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो V डिस्प्लेस की जो वैल्यू आएगी बच्चों, V डिस्प्लेस अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, VD बाई VS इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल। तो यहाँ से अपने पास VD आ गया रो एस बाई रो एल इंटू VS, ठीक है, एस फॉर स्टोन हियर। सो दिस इज योर V फ्री, कि ये स्टोन जब चला जाएगा तो इतना डिस्प्लेस वॉल्यूम फ्री हो जाएगा, इट इज रो एस बाई रो एल इंटू VS। और मैं आपको बता दूं कि ये आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि डेंसिटी ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, कि मैं स्टोन अगर नीचे गिराऊंगा तो स्टोन फ्लोट नहीं करेगा, सिंक हो जाएगा। इसका मतलब क्या, आप ध्यान से देखिए, रोएस अगर बड़ा है रोएल से, हाँ जी, तो फिर आपका V जो डिस्प्लेस है वो किससे बढ़ाएगा, VS से। यानी स्टोन का खुद का जो वॉल्यूम है उससे भी ज्यादा स्टोन को क्या चाहिए, डिस्प्लेस वॉल्यूम, इसीलिए स्टोन खुद फ्लोट नहीं कर रहा है। बोट में वो उसे इतना प्रेस कर रहा है कि बोट के पास ढेर सारा वॉल्यूम है, जिससे कि वो उतना डिस्प्लेस वॉल्यूम क्रिएट करा ले रहा है। तो ये अपने पास V फ्री आ गया। अब बच्चों V फॉर्म क्या होगा, यहाँ मेल्टिंग का केस तो है नहीं, तो ये जो स्टोन इसके अंदर गया तो जो भी वॉल्यूम स्टोन का था उतना ही वॉल्यूम उसने क्या किया, फॉर्म किया। सो V फॉर्म यहाँ पे सीधा सीधा VS के इक्वल आएगा। अब आपको कंपेयर क्या करनी है, आपको V फ्री एंड VS कंपेयर करना है।
तो वी फ्री यहाँ साइड में ही लिख लीजिए, वो है आपका रो ऑफ एस बाई रो ऑफ एल इंटू वी ऑफ एस। आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पे कि रो ऑफ एस बड़ा है रो ऑफ एल से, ये अपने को दिया है, इसलिए रो एस बाई रो एल क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इट इम्प्लाइज कि आपका जो वी फ्री है वो बड़ा है एज कंपेयर टू वी फॉर्म्ड। इसका मतलब लेवल विल गो डाउन, लेवल विल फॉल। ठीक है, तो अगर मैंने स्टोन को पानी में डिप करा दिए यानी डाल दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी जो वाटर लेवल है वो फॉल कर रही है। ठीक है, ओके।